ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि ग्वालियर के रहने वाले बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन इन दिनों अपनी बहन कृतिका तिवारी की शादी में मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। शादी समारोह उषा किरण पैलेस ग्वालियर में गोपनीयता और कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित किया गया। हल्दी की रस्म के दौरान कार्तिक ने भाई के सभी शगुन पूरे किए और जमकर डांस किया। बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान रखने वाले कार्तिक ने शूटिंग से दूरी बनाकर शादी में पूरी तरह शामिल होकर परिवार के साथ खुशियां मनाई। आपको बता दें कि कार्तिक आर्यन इन दिनों अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए ग्वालियर पहुंचे हैं और वे इस दौरान शादी में जमकर मस्ती के मूड में नजर आ रहे हैं। इस दौरान डांस भी करते हुए नजर आए हैं कार्तिक आर्यन। फिल्म शिरडी के साईं बाबा में साईं बाबा बने एक्टर सुधीर दलवी की हालत लंबे समय से नाजुक बनी हुई है। घर वाले अब उनके इलाज का खर्च उठाने में असमर्थ हैं और आर्थिक मदद की मांग कर रहे हैं। अब सुधीर दलवी के इलाज के लिए श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट आगे आया है। वो ट्रस्ट के पैसों से एक्टर का इलाज करवाएंगे। उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट से ट्रस्ट के पैसे एक्टर के इलाज में लगाने की परमिशन मिल गई है। ट्रस्ट की ओर से सुधीर दलवी के परिवार को 11 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है, जिसकी परमिशन उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट से मिल चुकी है। दरअसल ये ट्रस्ट समाज सेवी काम करता है। हालांकि किसी अन्य कारण के लिए ट्रस्ट को फंड देने की अनुमति नहीं होती। ऐसे में उन्हें कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ती है। 86 साल के एक्टर सुधीर दलवी ने मनोज कुमार स्टारर फिल्म शिरडी के साईं बाबा में साईं बाबा का किरदार निभाया था। एक्टर को 8 अक्टूबर को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। एक्टर जानलेवा सेप्सिस इन्फेक्शन से जूझ रहे हैं, जिसके इलाज में काफी खर्च हो रहा है। परिवार ने अब तक 10 लाख रुपए देकर उनका इलाज करवाया है। हालांकि उनके पूरे इलाज में अब भी 15 लाख रुपए लगने वाले हैं। यही वजह रही है कि परिवार ने सार्वजनिक तौर पर उनके इलाज के लिए आर्थिक मदद मांगी थी। सुधीर दलवी ने कई फिल्मों और टीवी शो में काम किया है। वो रामानंद सागर के शो रामायण में गुरु वशिष्ठ और श्याम बेनेगल के शो भारत एक खोज में शाहजहां के रोल में नजर आ चुके हैं। इसके अलावा सुधीर दलवी को आशा, कर्मयोगी, क्रांति, अर्पण, पुकार, काले धंधे, हुकूमत, दादागिरी, अग्नि, तूफान, तिरंगा, खलनायक जैसी फिल्मों में भी अहम किरदारों में देखा गया है। आखिरी बार उन्होंने साल 2003 की फिल्म एक्सक्यूज मी में देखा गया था। स्पेसिस एक ऐसी हेल्थ कंडीशन है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम हमें प्रोटेक्ट करने की बजाय हमें ही डैमेज करने लगता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक साल 2020 में पूरी दुनिया में सेप्सिस के कारण 1 करोड़ 10 लाख लोगों की मौत हो गई, जबकि भारत के आखिरी आंकड़े साल 2017 के हैं। भारत में साल भर में 29 लाख लोगों की मौत हुई थी। आपको बता दें, साईं बाबा फेम एक्टर सुधीर दलवी की हालत नाजुक बताई जा रही है और इलाज के लिए परिवार ने आर्थिक मदद की अपील की है। खबर रायपुर से है, जहां बीजापुर नक्सली मुठभेड़ को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान सामने आया है। बीजापुर में ऑपरेशन चलाया जा रहा था। 7 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। एसएलआर और कई हथियार इस दौरान बरामद किए गए हैं। हमारे जवानों को सफलता मिल रही है। जवानों की भुजाओं की ताकत से सफलता मिल रही है लगातार। और इसको लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का ये बयान सामने आया है। बीजापुर में नक्सली मुठभेड़ को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजापुर में ऑपरेशन चलाया जा रहा था। 7 नक्सली के शव बरामद हुए हैं। एसएलआर और कई हथियार बरामद किए गए हैं। सुबह से ही रिसर्च ऑपरेशन एसटीएफ, कोबरा बटालियन और पीआरजी दंतेवाड़ा पीआरजी बीजापुर के द्वारा चलाया जा रहा था। तो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में वहाँ पर गंगानूर का क्षेत्र और वहाँ पर 60 नक्सलियों के शव बरामद हुए। एसएलआर आदि हथियार बरामद हुए। उनको एक विशेष दुख का विषय है कि
कि हमारे डीआरजी बीजापुर के 2 जवान इसमें शहीद हुए हैं। शहीद प्रधान आरक्षक मोनू वटाड़ी जी और शहीद आरक्षक कारू बोंडे जी। एक जवान जिनको थोड़ा खतरे से बाहर है लेकिन थोड़ा इंजरी हुई है, उनको इलाज प्राथमिक उपचार के उपरांत रायपुर भी शिफ्ट किया जा रहा है। नक्सल अभियान में हमारे आर्म फोर्सेस के जवानों को लगातार सफलता मिल रही है और उसमें ही उनके ही शौर्य, जवानों के ही पराक्रम, जवानों की भुजाओं की ताकत पर आज एक इतिहास लिखा जा रहा है। और उसमें एक बड़ी बात, आज एक बड़ी घटना हुई है जिसमें 7 नक्सली भी ढेर। अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों में अमिट छाप छोड़ने वाले एक्टर पंकज त्रिपाठी ने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई है और मिर्जापुर से लेकर स्त्री तक में अभिनय के अलग अलग रंग नजर आए हैं। पंकज त्रिपाठी की बेटी भी उनके नक्शे कदम पर आगे बढ़ रही हैं। इन दिनों पंकज त्रिपाठी की खुशी का ठिकाना नहीं है क्योंकि उनकी बेटी आशी ने हाल ही में लैलास से अभिनय की दुनिया में कदम रखा है। ये आशी का पहला प्ले है और नाटक परिवार के लिए भी खास है क्योंकि यह पंकज और उनकी पत्नी मृदुला के थिएटर बैनर रूपकथा रंगमंच का भी पहला प्ले है। हाल ही में मुंबई में पंकज त्रिपाठी की बेटी आशी का शो रखा गया जिसे जबरदस्त रिस्पांस मिला। इस पर पंकज त्रिपाठी ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि उन्होंने एक पिता के तौर पर नहीं बल्कि एक एक्टर के तौर पर आशी का शो देखा और वह आशी के अभिनय से बेहद खुश हैं। इसी के साथ उन्होंने आशी की एक्टिंग स्किल्स को लेकर भी गर्व जाहिर किया। पंकज त्रिपाठी ने हिंदुस्तान टाइम्स से आपको बता दें, पंकज त्रिपाठी ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि आशी के एक्टिंग डेब्यू पर खुलकर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि उसने बहुत ही अच्छे से किया। तीसरे शो तक मुझे उसमें सुधार नजर आया। उसे अभिनय करते देखकर मुझे लगा कि वह मुझसे बहुत ज़्यादा तेज है। उसने सिर्फ 3 शो में ही ये चमत्कार कर दिखाया है। इसी के साथ उन्होंने आज की जनरेशन के बारे में भी बात की। पंकज त्रिपाठी बोले कि आज की पीढ़ी चीज़ें बहुत तेज़ी से सीख लेती है, हालांकि उनकी चुनौतियां भी पहले से ज़्यादा कठिन है। पंकज त्रिपाठी की बेटी ने 19 साल की उम्र में डेब्यू किया जिसको लेकर पंकज त्रिपाठी ने खुशी जाहिर की है। बस्तर जिले के बकावंड से झकझोर देने वाली घटना सामने आई है जहां 6 साल की लीसा मौर्य को 20 साल तक घर के अंधेरे कमरे में बंद रखा गया। बचपन में मां की मौत और एक लड़के की धमकी के बाद पिता की असुरक्षा ने उसे इस कमरे में कैद कर दिया। लंबे अंधेरे में रहने से उसकी आंखों की रोशनी चली गई और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हुआ। अब समाज कल्याण विभाग ने उसे रेस्क्यू कर बस्तर के घरौंदा आश्रम में रखा है। 6 वर्ष की आयु से लगभग आज 20 वर्ष हो गया उसको एक छोटे से बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में उसको रखा गया था सर, जिसको हमने रेस्क्यू किया और कलचूर घरौंदा केंद्र में उनको रखा गया है सर। उसका जो आँख वो भी दृष्टि बाधित हो गया है और जब हम रेस्क्यू किए तब लोगों से बहुत डरती थी, बातचीत नहीं करती थी, अकेली उसी कमरा में खाना। पिताजी जो कि बुजुर्ग हो गए हैं, वो कमरे में बंद करके रखे थे इसलिए कि उनका किसी का नज़र उसके ऊपर था, तो वो लड़की डर गई थी और उसके पिताजी भी उसको उसी के कारण उसको बंद करके रखे थे। लगभग 7 साल बाद उत्तराखंड में एलिफेंट सफारी दोबारा शुरू हो गई है। ऋषिकेश के पास स्थित राजाजी टाइगर रिजर्व की चीला रेंज से इसकी औपचारिक शुरुआत की गई, जिसे लेकर स्थानीय लोगों और पर्यटकों में उत्साह देखा जा रहा है। प्रमुख वन संरक्षक RK मिश्र ने बताया कि हाथी सफारी युवाओं और छात्रों के लिए बेहद रोमांचक अनुभव है और इससे पर्यटन के साथ साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। वन विभाग का कहना है कि सफारी से जंगलों और वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। जो हाथी का सफारी के बारे में बात कर रहे हैं, ये एक डेफिनेटली रोमांच की बात होता है। जो लोग कभी हाथी देखे नहीं होंगे या दूर से देखे होंगे, लेकिन
उसके मैंने पर्यावरण दृष्टि से या पर्यटन दृष्टि से एक जिस एरिया में वो उनको डेजिग्नेट कर गया है कि आपने यहाँ पर हाथी के पीठ बैठ के सफारी कर सकते हैं, जंगल का नज़रिया पूरा अलग दिखता है हाथी का पीठ से। उसमें जानवर का मूवमेंट हो, ग्रासलैंड हो, वाटर होल हो, जो आपने गाड़ी में नहीं देख सकते, आप हाथी का पीठ से एक हाइट है वहाँ से आप देख सकते हैं। इम्प्रेसिबल एज के बच्चे होते हैं, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, इस टाइप बच्चे होते हैं जिनके सामने कैरियर पूरा रखा हुआ है और ये जंगल के प्रति प्रेरित होते हैं। प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, या एक साधारण नेचर के प्रति अपना जो एक लगाव है, अगर हमने इसको इंस्टिल कर सके तो भविष्य में डेफिनेटली एक अच्छा फोर्स, यूथ का फोर्स हो जाएगा जिन्होंने डेडिकेटेडली फॉरेस्ट एवं वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन एवं प्रिजर्वेशन के काम करेंगे। रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। शाम 6:30 बजे भारत पहुंचेंगे पुतिन। वहीं राहुल बोले कि सरकार नहीं चाहती मैं पुतिन से मिलूं। भोपाल के बड़े तालाब में शिकारा राइड का शुभारंभ हुआ है। वहीं बंदर के गेटअप में पहुंचे विधानसभा कांग्रेस विधायक और 19 साल के देवव्रत ने इतिहास रच दिया है। चलिए रुक करेंगे खबर की ओर, जहां रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर रवाना हो गए। यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद ये उनका पहला भारत दौरा है। आज शाम करीब 6:30 बजे वे भारत पहुंचेंगे। पीएम मोदी आज शाम उनके सम्मान में एक प्राइवेट डिनर की मेजबानी भी करेंगे। पुतिन करीब 30 घंटे तक भारत में रहेंगे। उनका ये दौरा भारत रूस के बीच रणनीतिक संबंधों के 25 साल पूरे होने पर हो रहा है। अक्टूबर 2000 में रूसी राष्ट्रपति पुतिन और भारतीय पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर कर इसकी शुरुआत की थी। भारत और रूस के बीच कल 9 अहम समझौते हो सकते हैं। भारत अब रूस से और ज्यादा S-400 और इसके अपडेट वर्जन S-500 को खरीदने को लेकर डील कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 ने कई पाकिस्तानी जेट्स मार गिराए थे। ये भारत के लिए गेम चेंजर साबित हुआ था। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जीवन परिचय यदि आपको दे तो आपको बता दें कि व्लादिमीरोविच पुतिन एक रूसी राजनेता और पूर्व खुफिया अधिकारी हैं जो रूस के राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं। वे 2012 से इस पद पर हैं। इससे पहले उन्होंने 1999 से 2008 तक राष्ट्रपति पद को संभाला था। वे 1999 से 2000 तक और फिर 2008 से 2012 तक रूस के प्रधानमंत्री भी रहे। पुतिन दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवारत यूरोपीय राष्ट्रपति हैं। पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 को लेनिनग्राद में हुआ था। उन्होंने लेनिनग्राद स्टेट यूनिवर्सिटी में कानून का अध्ययन करते हुए 1975 में स्नातक किया। पुतिन ने केजीबी के विदेशी खुफिया अधिकारी के रूप में 16 साल तक काम किया। उन्होंने राजनीति में करियर बनाने के लिए 1991 में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर रहते हुए केजीबी से इस्तीफा दे दिया। वे 1996 में राष्ट्रपति बोरिस एल्त्सिन के प्रशासन में शामिल होने के लिए मॉस्को चले गए। पुतिन ने अगस्त 1999 में रूस के प्रधानमंत्री का पद संभाला। तत्कालीन राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन के इस्तीफे के बाद पुतिन कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और 4 महीने के भीतर इस पद के लिए पूर्ण रूप से निर्वाचित हुए। वे 2004 में बतौर राष्ट्रपति दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए। पुतिन ने 2008 से 2012 तक तत्कालीन राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वे 2012 में फिर से राष्ट्रपति पद पर लौट आए। उन्हें 2018 में फिर से राष्ट्रपति चुना गया। अप्रैल 2021 में उन्होंने संवैधानिक संशोधनों पर हस्ताक्षर किए, जिससे वे 2036 तक राष्ट्रपति पद पर बने रह सकते हैं। आज संसद के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन है और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे को लेकर भी संसद पहुंचे लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नहीं चाहती कि मैं बाहर से आने वाले लोगों से मिलूं। मोदी जी और विदेश मंत्रालय इस नियम का पालन नहीं करते हैं। ये उनकी इनसिक्योरिटी है। राहुल ने कहा कि हमारे सभी के साथ रिश्ते हैं।
लीडर ऑफ अपोजिशन एक अलग नजरिए देते हैं। हम भी भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिर्फ सरकार नहीं करती है। राहुल ने कहा, आमतौर पर परंपरा है कि जो भी बाहर से आता है वह लीडर ऑफ अपोजिशन से मिलता है। ऐसा वाजपेयी जी, मनमोहन सिंह जी की सरकारों के दौरान होता था। ये एक परंपरा रही है। लेकिन आजकल विदेशी मेहमान या जब मैं विदेश जाता हूं तो केंद्र सरकार उन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन से न मिलने की सलाह देती है। यह उनकी पॉलिसी है और वे हमेशा ऐसा करते हैं। राहुल बोले, सरकार नहीं चाहती कि मैं पुतिन से मिलूं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इनसिक्योरिटी है। नेता प्रतिपक्ष पहले संसदीय जो प्रक्रियाएं हैं, परंपराएं हैं, एक नेता प्रतिपक्ष के होने के नाते उसको तो पहले वो आकर के पूरा करें। जब से हाउस चल रहा है, मैंने नेता प्रतिपक्ष को मात्र एक दिन कुछ समय के लिए सदन में बैठे हुए देखा। इसके बाद से सदन से लगातार नदारद है। अगर वो अलग अलग कन्वेंशन की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि सबसे पहले उनको अपनी प्रतिबद्धता संसद के प्रति दिखानी चाहिए। मुझे और जहां तक रही बात अभी विदेश से आने वाले जो ये लीडर्स हैं उनसे मिलने की, तो इस बात का सही जवाब कोई दे सकता है उनकी बात का, तो मुझे लगता है विदेश मंत्रालय ही दे सकता है। राजधानी भोपाल के बड़े तालाब में आज से 20 शिकारे तैर रहे हैं जो श्रीनगर की डल झील जैसे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाई और खुद शिकारे में बैठकर सैर भी की। उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी भी मौजूद रहे। अब आम लोग भी इन शिकारों का लुत्फ उठा सकेंगे। सीएम ने शिकारों की सुविधाओं की सराहना की। सैर के दौरान उन्होंने शिकारा बोट रेस्टोरेंट से चाय, पोहा, समोसे और फलों का नाश्ता किया और फ्लोटिंग बोट मार्केट से साड़ी और जैकेट भी खरीदी। बोट क्लब पर हुए कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। हमारी प्रदेश की सबसे बेहतरीन झील डल झील की तर्ज पर न केवल यहाँ पर्यटकों की दृष्टि से शिकारों का, बल्कि कश्मीर की तरह यहाँ सब्जी, कपड़े, मृग नयनी के माध्यम से हमारी स्वदेशी का प्रोत्साहन, जैविक सभी प्रकार की वस्तुओं का विक्रय, ऐसे कई प्रकार की सौगातों के साथ ही पर्यटन का नया केंद्र के रूप में पर्यटन विकास मंत्रालय द्वारा ये नई सौगात दी गई। मेरी अपनी ओर से बधाई। इस अवसर पर माननीय वन मंत्री दिलीप सिंह अहिरवार जी को भी बधाई दूंगा। आज चीता दिवस भी है। दोपहर बाद हम चीते का ये जो मध्यप्रदेश है एक तरह से पुनर्वसाहट की सबसे अनूठी धरती है और श्योपुर के अंदर आज जाकर के चीते भी छोड़ेंगे। लेकिन उसके पहले पर्यटन की सौगात मिली। सुबह की ठंडी हवाओं के बीच कश्मीर का एहसास कराता है ये भोपाल, और ऐसे में ये अद्भुत सौगात। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी, हरियाणा के माननीय अध्यक्ष कन्याल जी, हमारे सारे मंत्रियों के साथ आज ये अद्भुत सौगात की बधाई। खबर भोपाल से है, जहां विधानसभा के बाहर कांग्रेस का जोरदार हंगामा देखने को मिला। किसान और युवाओं को लेकर कांग्रेस से जोरदार प्रदर्शन किया। बंदर के गेटअप में पहुंचे विधायक, जहां कांग्रेस ने आज तीसरे दिन भी जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी सरकार के बंदर बन पहुंचे विधायक और उमंग सिंघार के नेतृत्व में ये जोरदार प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस विधायक बोले कि सरकार का बंदर हर वर्ग पर उस तरह चला रहा है और इसको लेकर जमकर कटाक्ष वर्तमान डॉक्टर मोहन यादव की सरकार पर कांग्रेस विधायकों ने किया। आपको बता दें कि आज विधानसभा शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है और लगातार तीसरे दिन भी कांग्रेस का जोरदार हंगामा देखने को मिला। विधानसभा शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस ने बंदर बनकर किया प्रदर्शन। किसान और युवाओं को लेकर यह प्रदर्शन किया, जहां बंदर के गेटअप में पहुंचे विधायक। कांग्रेस ने आज तीसरे दिन भी जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी सरकार के बंदर बन पहुंचे कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार के नेतृत्व में यह प्रदर्शन हुआ है। एविएशन सेक्टर के नए सुरक्षा नियमों की वजह से देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी इंडिगो लगातार तीसरे दिन क्रू की कमी से जूझ रही है।
इससे इंडिगो के ऑपरेशन पर बुरा असर पड़ा है। न्यूज एजेंसी के अनुसार गुरुवार को सिर्फ मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु एयरपोर्ट पर ही इंडिगो की 250 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर आज सुबह से इंडिगो की कुल 95 उड़ानें रद्द हुई हैं। इनमें 48 दिल्ली से जाने और 47 आने वाली घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइट्स थी। मुंबई में 86 फ्लाइट्स कैंसिल हुई, जबकि बेंगलुरु में 73 फ्लाइट्स रद्द की गई। हैदराबाद में लगभग 33 उड़ानें रद्द हुई। जयपुर एयरपोर्ट पर 4 फ्लाइट्स रद्द की गई हैं। इंदौर में 3 उड़ानें रद्द हुई हैं। सूत्रों के मुताबिक शाम तक रद्द होने वाली उड़ानों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। कई जगह यात्रियों ने फ्लाइट के इंतजार में पूरी रात एयरपोर्ट पर ही गुजार दी। दरअसल डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने सभी एयरलाइंस के लिए 1 नवंबर से पायलटों और अन्य क्रू मेंबर्स के काम से जुड़े सुरक्षा नियमों में बदलाव किए हैं। इसका सबसे ज्यादा असर इंडिगो एयरलाइंस पर पड़ा है। आपको बता दें, कंपनी दिन भर में लगभग 2300 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ऑपरेट करती है। ये संख्या एयर इंडिया के एक दिन में संचालित उड़ानों की तुलना में लगभग 2 गुनी है। इतने बड़े पैमाने पर यदि 10 से 20% उड़ानें भी देर से चलें या रद्द हों, तो इसका मतलब होता है कि 200 से 400 उड़ानें प्रभावित होना, हजारों यात्रियों के लिए बड़ी मुश्किलें आना। बुधवार को भी इंडिगो की 200 से ज्यादा उड़ानों पर इसका असर पड़ा था। लगातार तीसरे दिन 250 से ज्यादा इंडिगो फ्लाइट्स रद्द हुई हैं और क्रू की कमी को इसकी वजह बताया जा रहा है। वहीं काशी में 19 वर्षीय देवव्रत महेश रेखे ने वह उपलब्धि हासिल की है जिसे पूरा किए 200 वर्ष बीत चुके हैं। शुक्ल यजुर्वेद की माध्यान्ह शाखा से जुड़ी कठिनतम पाठ विधि दंडक्रम पारायण को 50 दिनों तक अखंड, शुद्ध और पूरी तरह कंठनिष्ठ होकर पूरा कर उन्होंने इतिहास रच दिया है। आधुनिक युग में जहां स्मरण शक्ति तकनीक के सहारे चलती है, तो वहीं एक युवा की ओर से हजारों जटिल संस्कृत मंत्रों का लगातार बिना किसी ग्रंथ को देखे उच्चारण करना न सिर्फ दुर्लभ है, बल्कि वैदिक परंपरा के प्रति अद्वितीय समर्पण का प्रमाण भी है। देवव्रत महेश रेखे महाराष्ट्र के अहिल्यानगर के मूल निवासी हैं। वैदिक परिवार में जन्मे देवव्रत वर्तमान में काशी के रामघाट स्थित वल्लभराम शालिग्राम सांगवेद विद्यालय में अध्ययनरत हैं। उनके पिता वेद ब्रह्मश्री महेश चंद्रकांत रेखे स्वयं प्रतिष्ठित वैदिक विद्वान हैं, जिन्होंने बचपन से ही अपने पुत्र को वेदाध्ययन की दिशा में प्रेरित किया। यही अनुशासन और वैदिक संस्कार उनकी सफलता का आधार बना। आपको बता दें, दंडक्रम पारायण वेदपाठ की उन विशिष्ट विधियों में से है जिसे पूर्ण करना अत्यंत कठिन माना जाता है। इसमें लगभग 2000 मंत्रों का क्रमबद्ध, शुद्ध, लययुक्त और निरंतर उच्चारण शामिल होता है। देवव्रत ने 2 अक्टूबर से 30 नवंबर तक प्रतिदिन 3.5 से 4 घंटे मंत्रोच्चारण किया और 50 दिनों की इस कठिन साधना को बिना किसी बाधा के पूरा किया। 30 नवंबर को पारायण की पूर्णाहुति के अवसर पर श्रृंगेरी शंकराचार्य ने देवव्रत को सम्मान स्वरूप सोने का कंगन और 1,01,116 रुपए की राशि भेंट की। दंडक्रम पारायणकर्ता समिति के आचार्यों और विद्वानों ने भी इस ऐतिहासिक उपलब्धि को अद्वितीय बताया है। उनका कहना है कि इससे पहले लगभग 2 सदियों पूर्व नासिक के वेदमूर्ति नारायण शास्त्री देव ने ये कठिन अनुष्ठान पूरा किया था। देवव्रत की इस तपस्या ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। पीएम मोदी ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि यह उपलब्धि नई पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है और काशी के लिए गर्व का विषय। वहीं सीएम योगी ने इसे गुरु परंपरा की पुनर्स्थापना और भारतीय वैदिक ज्ञान की शक्ति का सजीव उदाहरण बताया। देवव्रत महेश रेखे की सफलता सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान की पूर्णता नहीं, बल्कि भारतीय वैदिक संस्कृति की जीवंतता और युवा पीढ़ी के समर्पण का प्रतीक बनकर सामने आई है। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।